4A, फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4। इसमें आप जो ज़्यादा आपकी डीलिंग है बी में आपके पास पोटेंशियल को आप डील करते हो, ए में जो है वो आपके पास जी 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 कोई कुछ कह रहा है जी बेटा, कौन बोल रहा है, किसी को इशू है? नो मैम। मैम आपकी आवाज़ कट रही थी मेरे लिए। अब ठीक है? अब ठीक है बस। ठीक, अच्छा जी। सो ये पार्ट ए जो है दिस विल डील विद द वर्क एंड एनर्जी। सो फर्स्ट उसमें आपके पास जो है अगर हम स्टार्टिंग विद द बेसिक जो फर्स्ट वो आपके पास आ जाता है, दैट इज अबाउट द एनर्जी एक्सपेंडेड इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल केस में आप डील करते हो, दिस इज अबाउट अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज मीन सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव आपके पास चार्ज है, जिसको आप कह सकते हो 1 माइक्रो नैनो या वट एवर कूलम, लेकिन नॉर्मली आपके पास डीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि माइक्रो कूलम्स के साथ आपके पास सो +1 माइक्रो या जो भी वो है -1 माइक्रो। सो सिंगल पॉइंट चार्ज आपके पास है, starting with the assumption that point charge of this intensity of this value QE which is also a source charge। मतलब जाहिर बात है हम लोग जहाँ पे भी इंटेंसिटी या डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को देख रहे थे पीछे से जो देखते आ रहे हैं, तो हमारे पास आप कोई भी इनिशियली एक फील्ड लेते हो, डेफिनेटली वो फील्ड होता है किसी न किसी जो कि मिनिमम केस में आपके पास पॉइंट चार्ज का केस होता है। पॉइंट चार्ज के बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड द लाइन चार्ज, फिर उससे आगे जाके सरफेस चार्ज, फिर वॉल्यूम चार्ज। लेकिन इसमें खैर आपके पास वॉल्यूम चार्ज तक की डीलिंग नहीं आती, लेकिन एज सच मतलब द मिनिमम केस इज विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट चार्ज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय QE। ठीक है, this is also a source charge, means the field in which we are going to work with, ठीक है, for calculation of energy right now, that will be produced by this source value of QE, means that field, that effect is being generated with this source charge, point source charge। लेट अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पे भी पीछे भी आप देखते रहे हो आगे भी आप देखोगे कि आपके पास जो भी इफेक्ट होगा सोर्स चार्ज की वजह से आप फील्ड जनरेट करोगे, फिर विद इन दैट फील्ड इफेक्ट कहीं पे भी आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जिसको हम कहते थे कि आपके पास अकॉर्डिंगली पॉइंट चार्ज मिनिमम केस है, लाइन चार्ज भी आपके पास आएगा, सरफेस चार्ज का केस भी आएगा, तो उसकी वजह से आप फील्ड इफेक्ट को देखोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी वैल्यू। जैसे इस चैप्टर में हम फॉर एनर्जी एंड वर्क का केस डील करेंगे, तो उसकी वजह से आपके पास फील्ड इफेक्ट जनरेट हुआ है। उस फील्ड इफेक्ट के अंदर आप एक टेस्ट चार्ज रख दोगे या एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करोगे जहां पे आपने टेस्ट चार्ज की प्लेसमेंट जो है वो इज्यूम करनी होगी। ठीक है, सो दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए, मतलब ये अगर आप देख रहे हो इस क्या कहते हैं geometrical sketch को, so QA is being placed over here in the vicinity within its field effect, a point of observation A is being selected। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि this point of observation A is being located in the field of this charge। let R be the, R means generally हम distance vector के लिए वो करते हैं, this be the distance the point of observation and between the point of observation and the source charge, यानी QE और A के दरमियान जो distance vector है that is being separated or generally selected along to be R। ठीक है, और अगर जाहिर बात है यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो अलोंग AR फिर आपके पास इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। नो इफ वी प्लेस एन अदर पॉइंट चार्ज, जिसको मैंने बात की है कि जब आप ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज, इसको QT भी आप कह सकते हो टेस्ट चार्ज की बेसिस पे। ठीक है, सिर्फ Q भी कह सकते हो, Q प्राइम कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अ टेस्ट चार्ज या another charge is being placed on which the field effect being generated due to this QE is to be observed for any particular calculation, जैसे आगे हम करने जाएंगे अभी। ठीक है, so this point of observation, at this point of observation A, Q is being placed, ठीक है, it is of the same polarity, means as the source charge, अगर ये पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज भी आपके पास नेगेटिव है, means source charge और टेस्ट चार्ज are of the same polarity। ठीक है,
then the point of observation, there will be a force of repulsion. Definitely like charges जो होते हैं, same nature charges जो होते हैं, same polarity charges जो होते हैं, वो एक दूसरे को repel out करते हैं. So a force of repulsion between the two charges will be the tendency, the normal phenomena will be कि this will move away. ठीक है, अट्रैक्शन में ये टूवर्ड्स मूव करता, मीन्स ये आपके पास जो डिस्टेंस होता ये श्रिंक होता, ये स्क्वीज होता, ये कम होता, शॉर्टन होता. और अगर आपके पास रिपल्सिव फोर्स है तो ये अवे मूव करेगा, ये आगे जाके आपके पास एक्सटेंड होगा. सो ये आपके पास जैसे दिखाया हुआ है कि लेट्स सपोज दिस हैज मूव टू अनदर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टू अनदर पॉइंट ड्यू अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड फोर्स ऑफ रिपल्जन. कहां तक मूव करेगा? जहां तक इस पे इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट रहेगा, यानी जहां पे इसकी रिपल्सिव फोर्स बियॉन्ड द फील्ड इफेक्ट या एट द मार्जिन, एट द एंड ऑफ फील्ड इफेक्ट तक इसको मूव अवे करेगा. जो कि इन्होंने जनरली ये ए से लेके मेरे ख्याल से ये बी तक का पॉइंट इन्होंने यहाँ लोकेट नहीं किया हुआ, लेकिन डिफरेंशियल डिस्टेंस डीएल के थ्रू इसको स्केच किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है. The force of repulsion and the electric field intensity are being given as, ठीक है, मतलब वो पीछे भी आप देख चुके हो, चाहे हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, चाहे डेंसिटी या इंटेंसिटी की बेसिस पे अगर आप अकॉर्डिंगली आप फोर्स की बात करोगे तो वो आपके पास जनरली वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हो एफ वेक्टर इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड वैल्यू अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ ए आर. जैसे मैं जनरली आपको पीछे बता भी दिया था कि इफ आर इज द डिस्टेंस बाय विच द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और द टेस्ट चार्ज आर बीइंग सेपरेटेड इनिशियली बिफोर द एक्सर्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, तो वो आपके पास अलोंग ए आर आता है. इसी तरह से इंटेंसिटी भी अलोंग ए आर है. The electric force and electric field intensity are always in the same direction. Definitely intensity की वजह से ही आपके पास force generate होगा और force की वही direction होगी जो basic field की थी या intensity की term में आप उसको deal कर रहे हो. उसी पे based आपके पास force generate हो रही है या exert हो रही है या role play कर रही है, तो जारी बात है उसकी direction along the direction of intensity या field effect ही होगी. Suppose Q is movable, ठीक है, यानी ये भी हो सकता है ना कि आपके पास वो फिक्स्ड हो. इफ दिस इज बीइंग, जो टेस्ट चार्ज क्यू की बात हो रही है, इफ दिस इज मूवेबल, सो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स और ड्यू टू द रिपल्शन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एक मिनट, सो उसके वजह से आपके पास रिपल्सिव फोर्स के अंडर इफेक्ट वो मूव अवे करेगा, जैसे हमने पहले भी देख लिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड. यानी जो फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग ए आर, उसी डायरेक्शन में फोर्स की होगी और वो आपके पास अकॉर्डिंगली रिपल्सिव फोर्स जो इस वक्त एज अ फोर्स ऑफ फील्ड इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो आपके पास वही डायरेक्शन शो करती है. लेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस चार्ज इज डीएल, ठीक है, जैसे मैंने इनिशियली यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको बता दिया है. लेट्स दिस हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टू अनदर पॉइंट, फाइनली अप टू द पॉइंट अप टू विच द फील्ड इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड. लेट दिस डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस या मूव डिस्टेंस इज जनरली सेलेक्टेड टू बी डीएल अलोंग ए आर, ठीक है. सो अब आपके पास है नाउ द डिफरेंशियल वर्क डन बाय द फील्ड. The differential work done by the field is the differential amount of energy expended by the field to move this charge through differential distance dl, ठीक है, यानी वो corresponding effect of energy, ठीक है, under which कोई भी मूवेबल बॉडी जो मूव कर सकती है, जैसे इन्होंने टेस्ट चार्ज की बात की है, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फील्ड इफेक्ट, दैट अंडर द इफेक्ट ऑफ या बाय द एक्सपेंशन ऑफ दैट एनर्जी सर्टेन डिस्टेंस कवर. क्योंकि वर्क डन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्क इज बीइंग डन व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग एक्सपेंडेड एंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड. ये तो जनरली मतलब जिसको आप कहते हैं ना बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क है. तो वही बेसिक और डेफिनेशन ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पे भी फिट इन हो रही है कि जब आपके पास डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी की एक्सपेंशन पे जो बॉडी मूव कर रही है
which is being placed within the field effect of certain source charge, तो वो move करती है through a differential distance. So we are being meant to के हमने differential amount of work done जो है वो perform किया है in that field. In order to move the charge against the field from one point to another, ठीक है, we need to have some external energy. जाहिर बात है जिसको आप कह रहे हो ना कि that is working as an agent, ठीक है, वर्किंग एज एन एजेंट, या यहाँ पे एजेंसी के तौर पर लिखा हुआ है, या फर्दर उसको आप कह सकते हो कि वो जो सोर्स है, तो वो सोर्स वो एनर्जी उस बॉडी को सच दैट, क्योंकि देखें आपके पास आगे जाके जैसे आप देखोगे ना कि हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिकली कि आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो आप बाय एक्सपेंस ऑफ बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक तो फील्ड इफेक्ट का बात है ना, फील्ड इफेक्ट में आप क्या जैसे इस उसमें आप देख रहे हो कि आपने सोर्स पॉइंट चार्ज जिसको आपने ऐसे सोर्स चार्ज लिया है उसके फील्ड इफेक्ट के अंदर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए सिलेक्ट किया है, वहां पे आपने टेस्ट चार्ज प्लेस किया है अंडर द रिपल्सिव फोर्स इफेक्ट, ठीक है, अंडर द रिपल्सिव फोर्स इफेक्ट वो टोटली उस पॉइंट तक जाएगा जहां पे उसका बिल्कुल मार्जिनल या बिल्कुल एंडिंग पॉइंट ऑफ फील्ड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर इस बॉडी को अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम जिसको हमने इनिशियली यहाँ पे बात की है ना, दैट लेट्स सपोज दैट हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड दिस न्यू पॉइंट बी, तो अब अगर इसको बी से वापस टुवर्ड्स ए लेके आओगे अगेंस्ट द नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन दिस फील्ड इफेक्ट ऑफ दिस सोर्स चार्ज QE, तो आप कह रहे हो कि आप उसको वो काम करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी से अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होगी, ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक्सपांड करोगे और B to A का डिस्टेंस जिसको DL से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको कवर अप करोगे अगेंस्ट द नेचुरल फिनोमेना नेचुरली या अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट रिपल्सिव फील्ड इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज QE उसको मूव कर रहे हो, सो दैट इज बीइंग नोन टू बी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या वर्क डन भी सिंपल उसमें आप उसको कह सकते हो। So we know that E is F over Q. हाँ, ये तो हम बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर में आई थिंक चैप्टर 2 था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी वाज डिफाइंड टू बी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बाय डेफिनेशन ये था, लेकिन जनरली इन्होंने कहा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो डिवाइडर में आपके पास आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, ये नॉर्मली आपके पास टेस्ट चार्ज का इफेक्ट होता है, तो आप जब फोर्स को किसी भी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो यू आर बीइंग लेफ्ट विद या यू आर डिफाइंड यू आर डीलिंग विद द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, सो दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से F इक्वेट्स टू Q times E. Let the distance being moved by the charge Q due to the field of QE be DL, जैसे अभी हमने बात की है, and let it be in the direction of AR. So DL in the vector form is DL, this is the magnitude value and this is the particular direction along AR. The differential work done by the source charge on the movable charge in moving it through the distance of DL is dW, जैसे बाय डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे थे ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया है, या FSC मैट्रिक लेवल पे हम डील कर चुके हैं कि डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा या वर्क डन जो होगा जब आप कोई फोर्स लगाओगे, ठीक है, फोर्स इन द सेंस के आप एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो, तो वो एनर्जी जो एक्सपेंड कर रहे हो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस एज ए DL जो है उसको कवर अप कर रहा है, तो आपके पास ये हो रहा है कि आप a certain amount of work done perform कर रहे हो। Right now we are defining everything, पीछे से आप देख रहे हो हम differentially हर चीज को देख रहे हैं। differentially means जैसे हम लोगों ने बात की है कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम फिर इंटायर लिमिट्स में चीज़ों को इंटीग्रेट आउट कर लेते हैं, जैसे आपके पास A to B की लिमिट्स आगे आएंगी, यानी इंटायर मतलब A to B में से टोटल डिस्टेंस था तो इनमें से इन्होंने उसमें से कोई भी एक पोर्शन उठा लिया है और उसको DL जो है वो सेलेक्ट किया है। सो डिफरेंशियल वर्क डन इज बीइंग डिफाइंड टू बी F डॉट DL, पुटिंग द दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन A and that of equation 2, equation 2 आपके पास ये है, equation 1 आपके पास ये है। So dW comes out to be F was from equation 1 as Q times E, so Q times E, और DL की जो आपके पास वेक्टर फॉर्म की as from equation 2 वो है, तो DL along AR, so accordingly आपके पास, और E वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हो, so E वेक्टर फॉर्म अगेन दैट इक्वेट्स टू, जैसे ऊपर आप देख चुके हो यहाँ पे, ठीक है, आपके पास E भी along AR है और उसकी बेसिस पे F भी along AR है, तो वो भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा उसके वो करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली डॉट के थ्रू आपको
यही इंसाइट, यही आइडिया मिल रहा है कि यू आर डीलिंग विद द अलाइंड कंपोनेंट्स और सेम एक्सिस कंपोनेंट्स. सो दैट dw equates to q times E dot dl. We have started with F dot dl and now we have derived q times E dot dl. Now suppose we want to move the charge against the electric field. ठीक है, यानी सोर्स चार्ज क्यू ई की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे मैंने बात की, इनिशियली अंडर द नेचुरल फिनोमिना, अंडर द एग्जिस्टिंग रिपल्सिव फोर्स that is being observed between the same polarity या same nature charges of source charge QE and test charge QT कहते हो या QE कहते हो, तो वो accordingly दोनों same polarity में थे, तो उनके दरमियान force of repulsion था. So that has a tendency to move the charge from A towards B. ठीक है. But if you are intended to move, if we want to move the charge against this field effect, so we need to apply some external energy against the direction of this field. So the amount of work done, the amount of work required to move the charge in the opposite direction will be energy expended by the external agent. जैसे मैंने बात अभी स्टार्ट में भी डिफाइन कर दिया है, तो डेफिनेटली एफ एक्सटर्नल अगर उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इस नेचुरल जो फील्ड इफेक्ट है इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, दोनों के दरमियान एक वो रखने के लिए, फर्क करने के लिए उसको एफ एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट किया गया है. सो दैट इज माइनस टाइम एफ. उसकी स्ट्रेंथ वही होगी, जारी बात है, जो रिपल्सिव फोर्स अंडर द फील्ड इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज क्यू ई था, लेकिन सिर्फ आपके पास नेगेटिव नेचर या डायरेक्शन जो होगी वो 180 शिफ्ट पे होगी. दैट वाज इफेक्ट, दैट वाज has having a natural tendency of moving the charge from A towards B. Right now, this F external will have a tendency to move the charge back from B towards A. ठीक है, against the natural phenomena, against the natural field effect of, या against the repulsive field effect of this source charge. Right? So ये आपके पास accordingly F external is external force applied. So the differential amount of work done by the external force in moving the charge through a distance of dl against the field effect due to some source charge is dw F external dot dl. यानी वही आपके पास यहाँ पे क्या आया था, F dot dl. लेकिन अगर if you have to sum it up for external field effect, तो simply आपके पास वही dw है but F external dot dl है. If in terms of this एग्जिस्टिंग फील्ड इफेक्ट हम इसको देखना चाहते हैं, सो एफ एक्सटर्नल हमने ऊपर देख लिया है, दैट इज माइनस टाइम नेचुरल एफ या फील्ड इफेक्ट एफ, सो माइनस एफ डॉट डी एल आ गया है. सो पीछे जो हम लोगों ने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एंड डी एल, तो उससे आपके पास आ गया था माइनस टाइम्स, वहां पे था क्यू टाइम्स ई डॉट डी एल, यहाँ पे है माइनस टाइम्स क्यू डॉट डी एल. Now consider a point of observation and a point B located far away from point A, यानी जिसको मैं कह रही हूँ ना edge of या beyond the edge of the field effect, तो that B is selected somewhere at the edge of field effect or beyond the edge of field effect, यानी जहाँ पे field effect नहीं रहता. ठीक है, और इसमें अगर आप एब्सोल्यूट की केस में आगे जाओगे ना, तो फिर वो आप जिसको कह सकते हो कि वैक्यूम में से ही कहीं इतना डिस्टेंट, कहीं इतना फॉर अवे कि आपके पास वैक्यूम में से आप इन्फिनिटिव डिस्टेंस में से किसी पॉइंट को मूव करा के विद इन द फील्ड इफेक्ट लेके आते हो. ठीक है, वो आपके पास मैक्सिमम केस आएगा, एक स्पेशल केस आएगा. सो दिस पॉइंट इज बीइंग लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम पॉइंट ए. In order to move the movable charge from point B towards point A, the total amount of work done by the external agency can be calculated by integrating. जैसे मैंने बात की थी ना कि जो भी आपके पास सॉरी इनिशियल मीन्स के जो फॉर अवे पॉइंट है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जिसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो एस बी, जब वहां से आप स्टार्ट करते हो और उसको विद इन द फील्ड इफेक्ट कोई भी फाइनल पॉइंट ए के टुवर्ड्स लेके आते हो, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको लिखा गया है W इज इक्वल टू फ्रॉम एनी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इंटीग्रेशन. ठीक है, माइनस टाइम्स क्यू टाइम्स ई डॉट डी एल. क्यू जाहिर बात है कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज होगा, सो दैट इज वर्किंग एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सो आउटसाइड द इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल साइन इसको निकाल लोगे. ठीक है, तो माइनस क्यू टाइम्स बी. अब फॉर अवे पॉइंट या इनिशियल पॉइंट जहां बहुत आपकी फील्ड इफेक्ट के बियॉन्ड कहीं से आप सेलेक्ट कर रहे हो, या एट द मिनिमम एट द एज ऑफ फील्ड इफेक्ट उसको लोगे. ठीक है, एट द मिनिमम एज ऑफ फील्ड इफेक्ट या एट द मैक्सिमम, जैसे हम स्पेशल केस में जाएंगे, इन्फिनिटिवली आपके पास डिस्टेंट हो सकता है. सो वो पॉइंट जिसको आप बी ले रहे हो, फार अवे पॉइंट विद इन द फील्ड इफेक्ट ए जिसको आप ले रहे हो, ई डॉट डी एम, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ई. ठीक है, सो ये आपके पास आ जाता है.
फिर इसी से रिलेटेड इन्होंने मतलब इसी चीज को फिट इन करने के लिए इसकी बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व कर रखी है, वेयर द प्रोवाइडेड डेटा इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, ठीक है, इंटेंसिटी, और आपके पास जो डिस्टेंस जिसको डीएल भी कह सकते हो और डेल एल भी कह सकते हो, उसकी इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, ठीक है। क्यू जैसे मैंने आपको बात बताई थी स्टार्ट में कि आपके पास कोई भी फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज होगा, यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन फॉर दिस पॉइंट एंड फॉर दिस पॉइंट, 3 डिफरेंट पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है। सो अगर आप इनिशियल फर्स्ट पॉइंट की बात करते हो तो ये तो आपके पास जनरलाइज्ड ई की वैल्यू है ना, ठीक है। तो इस जनरलाइज्ड ई की वैल्यू को आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो एस पी ए पी बी एंड पी सी आपको स्पेसिफाई करोगे या पार्टिकुलराइज करोगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज बीइंग गिवन, पॉइंट ए मींस के पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टाइम्स वाई स्क्वायर जी अलोंग ए एक्स, जाहिर बात है y आपके पास 2 है, 2 स्क्वायर z आपके पास 5 है अलोंग ए एक्स, इस तरह से इसको पार्टिकुलराइज कर लोगे। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव an EA यानी electric field intensity, this generalized equation being particularized for this case A as PA of 0 to 5 value, तो ये आपके पास EA वैल्यू आ रही है 120 along x, ठीक है। अब 120 along x ये आपके पास इंटेंसिटी इस पॉइंट के लिए फिक्स हो गई है। अब क्या करोगे आप कि आपके पास अकॉर्डिंगली इसके लिए जो वर्क डन का आपने सॉल्व करना है। सो जनरली आपके पास जो अभी हम लोगों ने पीछे इक्वेशन डिराइव की है माइनस टाइम क्यू ई डॉट डी एल, ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। क्यू आपके पास ये वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, ई ए आपने स्पेसिफाई कर लिया है एस 120 अलोंग एक्स, तो डॉट डेल एल या डी एल आप इसको वो कर लोगे, जिसमें आपके पास -3 टाइम ए एक्स का कॉम्पोनेंट रह जाएगा एज ए डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट विल हैव ओनली, वी वर बीइंग लेफ्ट विद द ओनली कॉम्पोनेंट ऑफ ई फॉर पॉइंट ए, पार्ट ए की बात हो रही है, पी ए की बात हो रही है। सो दैट वाज हैविंग द ओनली कंपोनेंट ऑफ 120 अलोंग एक्स। सो आपके पास डेल एल में से भी सिर्फ आपके पास -3 टाइम्स ए एक्स का कंपोनेंट ये एज अ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेनिंग कंपोनेंट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स विद वाई या ए एक्स विद जी वो 0 हो जाएंगे या नल इफेक्ट जो है वो रिजल्ट करते हैं। सो डी डब्ल्यू ए इज 720 पिको जूल्स, ठीक है। इसी तरह से बी के लिए भी परफॉर्म करेंगे और सी के लिए भी परफॉर्म करेंगे। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब इनको दोबारा से डिटेल से गो थ्रू करने की जरूरत है? जैसे ए पार्ट को तो मैंने डिटेल से आपको डिस्क्राइब कर दिया है ना, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा जी, देन स्विचिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। मैम मैंने जी बेटा, मैंने पीडीएफ में शेयर किया हुआ है, वो साफ है, अगर वो देख सकते हैं। वहां से देख लूं? अभी इसी क्लास में किया है। हाँ अच्छा चलें, ठीक, 1 मिनट। देख लिया? एक मिनट, हाँ हाँ अब मिला है, रिफ्रेश किया है ना मैंने उसको, ठीक है, ठीक है नमान, थैंक यू बेटा। ठीक है, हाँ ये क्लियर है ज्यादा। सबको दिख रहा है ना, किसी को भी इशू नहीं है? आई थिंक, आई होप। अच्छा जी, so the next topic is about लाइन इंटीग्रल। इस लाइन इंटीग्रल में जो मेन कंक्लूजन आप जैसे अभी हम डेरिवेशन वाइज अचीव करेंगे, लाइन इंटीग्रल आपको ये कहता है कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किसी भी पैटर्न से किसी भी पाथ से कवर अप करो, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट जाते हो, कर्व जाते हो, जिगजैग जाते हो, ये कोई भी और पैटर्न कवर अप करते हो, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन बी टू ए या ए टू ई, अब यहाँ से बी टू ए टूवर्ड्स आप मूव कर रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि आपको टेल ऑफ एरो यहाँ पे दिख रही है, हेड ऑफ एरो एट द बी दिख रही है, तो मीन्स योर इंटेंशन, योर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, ठीक है। सो इस
आर्टिकल में आपको ये कंक्लूड किया जा रहा है कि बी टू ए, चाहे आप कर्व जाओ जैसे मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा कोई और जिगजैग पैटर्न में जाओ या स्ट्रेट जाओ, एट द एंड जो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट विल बी प्रूव टू बी independent of the path that is being followed for traveling from B towards A. ठीक है, सो ओवरऑल आपके पास वर्क डन का जो बिहेवियर होगा वो किसी भी पाथ के लिए सेम कंक्लूड होगा या सेम रिजल्ट करेगा। ठीक है, सो कंसिडर अ यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। यूनिफॉर्म तो मैंने वही वाली बात जैसे स्टार्ट में भी आपको कही थी, पिछले लेक्चर में भी, उससे पीछे भी, कि आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हम रखते हैं कि सच दैट जो वहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल पैच का या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का सिलेक्शन या सोर्स चार्ज का सिलेक्शन जो था वो रैंडम होना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जहाँ पे इफेक्ट फील्ड इफेक्ट आप इंटरप्रेट करना चाह रहे हो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जिसके साथ आप डील कर रहे होते हो एट द मोमेंट, तो वो आप कहीं पे भी कर सको, मतलब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन कोई लिमिटेशन ना रहे, तो वो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन अवॉइड करने के लिए आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में रखते हो। Let another charge that is being movable is being placed in the field effect in the field due to the source charge at point B. ठीक है, we need to move this point charge from B towards A. Now we break this path into a large number of small segments being represented as del L1, del L2 up to यहाँ पे है del L7 तक। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशियल पैचेस इतने स्मॉल होने चाहिए कि हर डिफरेंशियल पैच इटसेल्फ एज अ स्ट्रेट पाथ फंक्शन करे, ये रिस्ट्रिक्शन होगी आपके पास। डिफरेंशियल पैच के सेगमेंटेशन पे या उसकी जिसको कहते हैं ना शॉर्टनिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी इरेगुलर पैटर्न है वो आपके पास इतने डिफरेंशियल सेगमेंट्स में आप डिवाइड करोगे सच दैट हर सेगमेंट इटसेल्फ एक स्ट्रेट पाथ के तौर पे फंक्शन करे। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन आपने फॉलो करनी होगी। Let W1 be the energy required to move this point along the path del L1, यानी B से del N1 कवर करते हुए ये फर्स्ट एरो जो कर्व पाथ में कवर हो रहा है, जब ये कर रहा है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म हो रहा है वो W1 कहला रहा है। सेकंड में W2 सोन अप टू W7 तक आप जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके del L7 तक की वेरिएशन है फॉर डिफरेंशियल सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स अप टू del L7. So W1 is minus QE dot del L1. Similarly, so on up to del L7 of minus QE times del L7 dot DL7. ठीक है, del L7 सॉरी DL7 DL7 भी लिख सकते हैं, del L7 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। डिफरेंशियल आपके पास उसके सेगमेंट से आप क्या करते हैं वर्कआउट कर रहे हो। Total amount of energy that is required to move the point charge from B toward A is the sum of all the energy expended in each segment. यानी जितने number of segments होंगे उतने differential patches, उतने differential amounts of energy आपको required होगी, और हर energy की basis पे एक certain amount of work done perform होता जाएगा। तो जाहिर बात है जितने number of patches होंगे उतने number of आपके उतने number of segments के बराबर आपको energy जिसको कह सकते हो एक्सपेंशन के लिए चाहिए होगी, और इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास वर्क डन परफॉर्म होगा। सो del L7 आपके पास 7 थे, इसकी वजह से आपके पास, लेकिन ई इन्होंने, क्योंकि ई आपने पीछे भी देखा है कि ई हम जनरली वो सिलेक्ट करते हैं, जनरली रखते हैं अनटिल एंड अनलेस वो अकॉर्डिंगली किसी केस के मुताबिक पार्टिकुलराइज हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आपके पास वो जनरलाइज उसकी, क्योंकि फील्ड इफेक्ट जैसे आप कह रहे हो ना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डिफरेंशियल पैचेस में से हर जगह पे उसका बिहेवियर सेम रहता है, ये वजह है। ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज फ्रॉम total W is W1 plus W2 up to W7. So on उन सारों को वो किया हुआ है। So minus time QE is generalized for all of them. So interior आपके पास रह जाता है, within the brackets रह जाता है del L1 to del L7. ठीक है, so this can be generally represented as जो straight path आपके पास आ रही थी ऊपर ही, that was L with the subscript BA, क्योंकि आपके पास वही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए है। अगर ए टूवर्ड्स बी है तो सिर्फ आपके पास सबस्क्रिप्ट रिवर्स ऑर्डर में होंगे। ये चीजें तो आप इनिशियल चैप्टर्स में डील कर चुके हो और आपको अभी तक मतलब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो माइनस द ओवरऑल समेशन, जो ओवरऑल समेशन ऑफ del L1 to del L7 है, दैट इज बीइंग सम्ड अप एज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ L with the subscript of BA. So we conclude that the total amount of energy required to move a charge in a uniform field is independent of the path followed, whether path is being moved directly as a straight path or as a curved path or as a zigzag path, कुछ भी कह लो ना,
ठीक है, लेकिन हर सेगमेंट इटसेल्फ, अगेन एम्फेसिस दे रही हूँ, अगेन कॉन्सेंट्रेट करना है इस चीज को, हर डिफरेंशियल सेगमेंट इटसेल्फ स्ट्रेट पाथ के तौर पे फंक्शन को। तो जितने भी आपके पास सेगमेंट्स टाइम, आपके पास एनर्जी एक्सपेंशन आप बाय सेगमेंट्स करते जा रहे हो, बाय पार्ट्स करते जा रहे हो, तो वो सारा सम अप होकर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन को सम अप करता है। ठीक है, right now in this data, in this problem, you are being provided with Q of 5 microcoulomb. Initial point as PA defined है, final point as PB defined है. E is being provided by this generalized form of equation. एक जो आपके पास नेचर कवर अप करनी है आपने, A to B once through the line straight line segments, then the straight segment है, लेकिन उसमें जो relationship follow करना है, over there you have to equate x equal to minus 2y, z equal to 2x. थर्ड टाइम आपने वही डिस्टेंस कवर करना है A to B, लेकिन following a curved path where these relationship hold. ठीक है, सो इनिशियली अब इस चीज को स्केच करने का सबसे पहले आपको आना चाहिए, यू आर स्टार्टिंग विद इनिशियल पॉइंट ए एज 0 0 0 मींस 0 0 0 पीछे से हम देख रहे हैं दैट रिलेट्स टू, आपके पास क्या है, आप सबसे पहले जिस किसी भी कोऑर्डिनेट में, या यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स वाई जी मींस दिस इज द बेसिक कोऑर्डिनेट और द कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो 0 0 0 रिप्रेजेंट्स आपके पास ओरिजिन, राइट। अब इसमें देखें फर्स्ट पार्ट ए की लाइन सेगमेंट्स जो कवर हैं, फर्स्ट पार्ट में इनिशियली यू हैव टू मूव फ्रॉम 0 0 0 टू 2 0 0, यानी अगर इन दोनों 0 0 0 से 2 0 0 में देखा जाए तो आपके पास द ओनली चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू 2, y भी 0 टू 0 है, z भी 0 टू 0 है। देन फ्रॉम दिस 2 0 0 टू 2 माइनस 1 0 को अगर देखा जाए तो पिछले स्टेप में आपके पास सिर्फ x के अलॉन्ग चेंज आया था, सेकेंड स्टेप में आपके पास सिर्फ y के अलॉन्ग चेंज आ रहा है फ्रॉम 0 टू -1, और z अगेन कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, मतलब 2 से 2 में ही कोई चेंज नहीं है, 0 से -1 में चेंज है, और 0 से 0 में भी कोई चेंज नहीं है। तो फर्स्ट सेगमेंट में आपके पास जो चेंज था वो इन टर्म्स ऑफ dx था, नो चेंज अलोंग y, नो चेंज अलोंग z। 2 0 0 से 2 -1 0 में नो चेंज अलोंग x, 2 and 2 both are the same, so no dx, no change of x is involved, but from 0 to -1 change along y or dy is involved। ठीक है, और इस जी 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 बेटा, कौन क्या पूछ रहे हैं? मैम इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्या करना है? अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें आपने वर्क डन ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखें इन्होंने हाँ यहाँ पे वो नहीं मेंशन किया हुआ ना, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्यू प्रोवाइडेड है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट प्रोवाइडेड है, एनर्जी सॉरी फील्ड इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी इक्वेशन प्रोवाइडेड है। डेफिनेटली आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, लेकिन वंस मूविंग थ्रू दिस स्ट्रेट सेगमेंट्स, देन अगेन द स्ट्रेट सेगमेंट्स बट फॉलोइंग दिस रिलेशनशिप, देन कर्व्ड पाथ फॉलोइंग दिस रिलेशनशिप, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ये चीज इन्होंने यहाँ मिस की हुई है। ठीक है, ठीक हो गया जुल्फिकार? तो ये देखें 0 0 0 से जब हम 2 0 0 पे आए, अगर हम ज्योमेट्रिकल स्केच को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है चेंज फ्रॉम 0 टू 2, या द चेंज अलोंग फर्स्ट सेगमेंट दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज C1। ठीक है, पाथ 1, सेगमेंट 1, कुछ भी जो आप कह रहे हो, वो आपके पास आ रहा है एज, एक मिनट, तो देखें ओवरऑल आप देख रहे हो ना कि आपने पॉइंट ए था 0 0 0, पॉइंट बी था 2 1 2 -1 4, तो टोटल डिस्टेंस जिसको आप कह रहे हो ना कि यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट भी मूव कर सकते हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। लेकिन अगर थ्रू द सेगमेंट्स की बात कर रहे हो तो फर्स्ट सेगमेंट 0 0 0 से 2 0 0 में द चेंज एज बीइंग स्पेसिफाइड अलोंग द पाथ C1
ठीक है, वो आपके पास द चेंज ओनली इन टर्म्स ऑफ dx आ रहा है। अलोंग C2 अगर आप देखो तो आपके पास चेंज ओनली अलोंग y आ रहा है। इस डायरेक्शन को देखें ना, इसमें चेंज आपके पास 0 से 2 तक x की डायरेक्शन में है। इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास अलोंग y ये पॉजिटिव y है, तो ये नेगेटिव y है ऑपोजिट साइड या लेफ्ट साइड, तो 0 से -1 तक। और थर्ड सेगमेंट C3 जो आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, उसमें चेंज 2 से 2 तक नो चेंज, -1 से -1 तक नो चेंज, बट 0 to 4 अ पॉजिटिव चेंज ऑफ 4 स्टेप्स या 4 यूनिट्स, वो आपको इन द डायरेक्शन ऑफ z दिख रहा है। ये चीज क्लियर हो गई है ना? सबको क्लियर हो गई है? तो फिर हम आगे जाएं। किसी को यहाँ पे डाउट है? क्योंकि ये समझना जरूरी है। एनीवन? मैम फिर से रिपीट कर अच्छा फिगर। अच्छा, ये देखें यहाँ पे आपके पास 0 0 0 which is working as an origin and it is being selected as a point A in the given data। मैम फिगर रिपीट कर दे मैम फिर से। जी जी फिगर कर रही हूँ ना बीरा, ठीक है, क्योंकि आप देखें डाटा में आपको कहा गया है कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज इनिशियल पॉइंट ऑफ PA फ्रॉम 0 0 0 टू फाइनल पॉइंट ऑफ PB 2 -1 4 इसके थ्रू मूव करें। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी या फील्ड इफेक्ट जो आपको इंटेंसिटी के तौर पे गिवन है, इसको कंसिडर करें, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो इन्होंने स्किप किया हुआ है, भूले हुए हैं, व्हाटएवर, जाहिर बात है किसी से भी वो हो सकती है मिस्टेक, तो वो चीज आपके पास जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने फाइंड योर वर्क आउट करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। सो starting with the initial point of 0 0 0 and moving toward this final point of 2 -1 4, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट एज पार्ट ए, जो लाइन सेगमेंट्स हैं जो आपके पास डिफरेंट सेगमेंट सेलेक्टेड हैं, इनिशियली कवरिंग फ्रॉम 0 0 0 to 2 0 0, देन फ्रॉम 2 0 0 to 2 -1 0 एंड फ्रॉम 2 -1 0 to 2 -1 4। तो इस चीज को अगर हम स्केच करते हैं इस ज्योमेट्रिकल उसमें, ठीक है, तो फर्स्ट मूविंग फ्रॉम 0 0 0 to 2 0 0, द ओनली चेंज इज फॉर अलोंग द x डायरेक्शन एंड पॉजिटिव x डायरेक्शन फ्रॉम 0 to 2। तो ये आप मैं ये कह रही हूँ अलोंग C1 द चेंज इज फ्रॉम 0 to 2 एंड दैट मे बी जनरली नोन एज C1, जिसको आप कह सकते हो dx, दैट इज, या dl1 भी कह सकते हैं, या dlx भी कह सकते हैं, that is dx along x, या 2 along x particularize कर सकते हो, 2 -0 along x। तो फर्स्ट सेगमेंट C1 में जो चेंज आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट में है फ्रॉम 0 to 2, नो चेंज इन y एंड नो चेंज इन z। दिख रहा है ना आपको, जैसे मैं एरो मूव कर रही हूँ, ठीक है, y और z दोनों में 0 है, दोनों पॉइंट्स में, दोनों सेगमेंट, ठीक है। जो एज है वो 0 से टुवर्ड्स पॉजिटिव 2 आपको इंक्रीमेंट या इंक्रीज दिख रहा है अलोंग C1। जब C2 की बात करते हो या दूसरे सेगमेंट को कवर अप करते हो, moving on 2 0 0 to 2 -1 0, so 2 to 2 no change, 0 to -1 a negative direction change या one step change in the negative direction of y, ठीक है। so the change involved over here is in terms of dy along y, no change as 0 0 along z axis as well। इसी तरह से मूविंग फ्रॉम 2 -1 0 to 2 -1 4 along this segment of C3, ठीक है, the change no change from 2 to 2 along x, from -1 to -1 no change along y, but from 0 to 4 a positive change of 4 units or 4 steps along पॉजिटिव z डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन, क्योंकि z में आपके पास अपर डायरेक्शन पॉजिटिव z होता है, लोअर डायरेक्शन जो है नेगेटिव z होता है, x में ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, अगर इसको आप इस साइड पे एक्सटेंड करते हो तो ये नेगेटिव हो जाता है, y आपके पास टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव होता है, टुवर्ड द लेफ्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्लियर है? अब क्लियर है बच्चों सबको? जब जी जी मैम जब दो एक्सिस की वैल्यूज तो हम देख लेते हैं, लेकिन उधर थर्ड एक्सिस नहीं होता, और अगर थर्ड एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू तो वो कैसे हम लेंगे? जैसे इधर हम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हम देख सकते हैं, वाई एक्सिस देख सकते हैं, लेकिन जेड एक्सिस नहीं देख सकते। नहीं, वो जेड हम एक्सिस third, दिख रहा है ना अबीरा, आपको दिख रहा है ना बच्चे, लेकिन देखें जब आप सेगमेंट C1 की बात करेंगे, ये 0 आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये एक्स वाई प्लेन है ना, देखो जिसे Yes, हम लोगों ने ma'am. इनिशियल कोऑर्डिनेट की बात की थी, जिसके मैंने आपके 3D का भी आइडिया दिया था। जब आप एक्स वाई को डील करते हो या जब आप यहाँ काम कर रहे हो, तो जब
एक्स वाई प्लेन का मतलब है जी जीरो प्लेन। ये कॉन्सेप्ट तो वहां पर क्लियर हो गया था ना। वाई जी प्लेन को जब आप डील करोगे दैट विल मीन एक्स जीरो प्लेन, जी एक्स प्लेन को डील करोगे तो वाई जीरो प्लेन। ये मैम चीज क्लियर अक्सर है? वहाँ हाँ पे हाँ जब हम एक्स जी को, जैसे अब C3 है, इसमें C3 जो है वो एक्स जी प्लेन में है ना, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू भी गिवन होती है, तो मैम उसको कैसे डील करेंगे? तो बेटा वो वैल्यू जीरो होगी ना, जीरो होगी या उस जो आप जीरो प्लेन है, जीरो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, जीरो के अलावा किसी और एक्सिस पे भी उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली वहां पे आपको चेंज अलोंग, जब आप कोई भी दो प्लेन्स को, टू कोऑर्डिनेट्स को डील करोगे ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अलोंग वैल्यू फिक्स जो मिनिमम उसमें जीरो होगी, और उसमें किसी और उस पे भी उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको जीरो के साथ, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास थोड़ा कंफ्यूजन उस हवाले से इसको नहीं रखना कि यहाँ पे आपके पास अब ये जो आप वाली बात कि ये जो प्लेन आप देख रहे हो जिसको जीएक्स प्लेन आप कह रहे हो, तो इसमें अगर आप देखें आपके पास y जो है इंस्टेड ऑफ 0 -1 पे फिक्स आपको दिख रहा है, 0 पे नहीं दिख रहा। ठीक है, जब y जी क्या कहते हैं एक्स वाई को देख रहे हो तो वो z 0 पे ही है। ठीक है, y z को देख रहे हो तो x 0 पे ही है, दिख रहा है ना आपको। लेकिन सिर्फ इसमें आपके यस पास मैम। इंस्टेड ऑफ जीरो कोई और वैल्यू, और यहाँ की जो और वैल्यू है वो -1 है। लेकिन चेंजेस तो नहीं आ रही ना, y के अलोंग तो आपको चेंज नहीं दिख रहा, अलोंग C3 ना, नहीं दिख रहा ना। नो मैम। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इस C1 को देखते हो विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जी एक्सप्लेन, ठीक है, जी एक्सप्लेन के यहाँ पे आप चेंज सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देख रहे हो, और अगर C3 को देख रहे हो अगेन जी एक्स में है लेकिन चेंज अलोंग जी एक्सिस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ओवरऑल आपने जो मूवमेंट की है फ्रॉम 0 0 0 टू 2 - 1 0, देखें इसमें एक प्लस पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अबीरा, इसमें कोई आपके पास फर्क नहीं आएगा। कोई जिसको कहते हैं ना कि अभी जैसे हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के आर्टिकल में डील किया है, कंक्लूड किया है, समराइज किया है, कि हम कहते हैं कि अगर इस 3 सेगमेंट्स के बजाय डायरेक्ट भी जाएंगे ना, जिसमें आपके पास चेंज अलोंग x, चेंज अलोंग y, चेंज अलोंग z ऑल टुगेदर एक ही स्टेप में, एक ही सिंगल डिस्टेंस कवर करने के सेंस में आपके पास तीनों चेंजेस सम अप होके कंक्लूड करेंगी, तो उसको वहां पे मिक्स अप होने के बजाय, ठीक है, सिंप्लिसिटी के उसके जिसको कहते हैं बाय पार्ट्स, आप इसको स्टडी करते हो कि वंस चेंज अलोंग एक एक्सिस ले लेते हो, सेकंड टाइम चेंज अलोंग सेकंड एक्सिस ले लेते हो, थर्ड टाइम चेंज अलोंग थर्ड एक्सिस ले लेते हो, और तीनों को जब एड अप करते हो तो डायरेक्ट चेंज फ्रॉम दिस ए टू बी आप उसको ऐसे भी देख सकते हो, उसमें कोई हर्ज, कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने प्रेफर किया है, या जैसे ऊपर जाके बताया है कि एट द एंड इन तीनों की जो समरी होगी, इन तीनों का जो सम होगा या नेट रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्ट रिजल्ट के बराबर ही आएगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब कोई फर्क वो तो नहीं आ रहा ना, इशू तो नहीं आ रहा समझने में, नो क्लियर मैम। हो गया है? ठीक है, क्योंकि ये देखें पाथ C1 में आपको वही वाली बात जो मैंने पहले से आपको बता दी है, टोटल डीएल जाहिर बात है चेंज अलोंग एक्स, चेंज अलोंग वाई एंड चेंज अलोंग जी का वो होगा, समेशन होगा। लेकिन अगर C1 की बात हो रही है, नो चेंज अलोंग y, 0 to 0 ही है, सो dy इज 0, z के अलोंग भी कोई चेंज नहीं है, 0 to 0, सो dz इज 0, द ओनली चेंज दैट इज वर्किंग एज द नेट चेंज या जिसको कह सकते हैं segmental change along that particular path, along that particular segment is the in terms of dx along x. So we know that वो जो वर्क डन है जो हम लोगों ने पीछे डिराइव कर लिया है, दैट इज फ्रॉम एनी इनिशियल जो आपके पास पॉइंट ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और वो फर्दर डीएल की टर्म में स्पेसिफाई हो गया है आपके पास। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे ना अबीरा, W1 W2 W3 के बजाय आप टोटल W लिखोगे, ये इनिशियल टू फाइनल पॉइंट आपके पास जो आएगा E डॉट DL, वंस आपके पास DL वहां पे क्या होगा, dx along x प्लस dy along y प्लस dz along z।
x में आपके पास 0 to 2 का चेंज था, y में 0 से -1 का चेंज था, z में अलॉग 0 से 4 का चेंज था। तो वो तीनों के तीनों एज अ डॉट प्रोडक्ट विद e आएंगे। एक पार्ट ऑफ e जो अलोंग x होगा यहाँ पे, क्योंकि e में देखें, e में ये कंपोनेंट अलोंग x है, ये कंपोनेंट अलोंग y है और ये वाला कंपोनेंट अलोंग z है। ठीक है, ये इसको मैं रीड करके अगर कहूँ 2xyz इज अलोंग x, x square z is along y and x square y is along z। तो ये पार्ट एज अ डॉट विद dl along dx1, ये जिसको पार्ट 1 में आपके पास along c1 आप देख रहे हो एज dl ऑफ dx along x, सिर्फ वो आपके पास रिजल्ट करेगा। सेकेंड पार्ट आपके पास x square z along y डॉट क्या होगा dy along y, वहां से आपके पास डॉट प्रोडक्ट आएगा। x square y along z का जो कंपोनेंट होगा एज अ डॉट प्रोडक्ट विद dx along dz along z का कंपोनेंट रिजल्ट करेगा। तो तीनों को अगर एक स्टेप में भी सॉल्व करना प्रेफर करें ना, तो उससे भी जैसे मैंने कहा है कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास नो वर्क डन इज बीइंग परफॉर्म। सेकंड में देखें, दोबारा से इसको इस तरह से करने की जरूरत तो नहीं है ना, पीछे से आपको डिस्क्राइब तो सारा कर दिया है। सेकंड सेगमेंट में आपके पास नो चेंज अलोंग x, नो चेंज अलोंग z, द ओनली चेंज अलोंग y, सो dl विल बी कंक्लूडेड एज dy अलोंग y। ठीक है, सो उस सेंस में आपके पास जो ई डॉट डी एल का फॉर्म रह जाएगा वो आपके पास ये फॉर्म, और यहाँ पे भी आपके पास W2 जो है वो भी 0 के तौर पे हो रहा है। जो C3 है, जो थर्ड सेगमेंट है, थर्ड पार्ट है, वो आपके पास आ रहा है एज -4 DZ। सो द ओनली वर्क डन पोर्शन समेशन ऑफ एज W1 W2 W3 दैट इज lump sum due to the effect of W3, और वो आपके पास ओवरऑल ये इफेक्ट दे रहा है जो एट द एंड आपको कंक्लूड कर रहा है 80 माइक्रोजूल्स। 80 माइक्रोजूल्स प्लस 00 इज 80 माइक्रोजूल्स। ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन ये देखें इंटीग्रेशन में आपके पास अगर x के अलोंग है तो चेंज इनिशियल पॉइंट 0 है, फाइनल पॉइंट 2 है। अगर ये dl एस dx dy फंक्शन कर रहा है जैसे कि W2 में था, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर आपके पास करस्पॉन्डिंग लिमिट्स फ्रॉम 0 to -1 की इन्वॉल्व होगी। और अगर थर्ड पार्ट है तो वहां पे आपके पास थर्ड वो आ जाएंगी। लेकिन यहाँ देखें इन्होंने किस बेसिस पे इसको 0 किया हुआ है, इंटेंसिटी की वैल्यू ही 0 हो रही है। इंटेंसिटी की वैल्यू जब 0 हो रही है दैट इज ड्यू टू द रोल ऑफ z। ठीक है, x square z and z is 0, that's why overall E is 0। if no field effect तो डिफरेंशियल अगर आप कोई एनर्जी वो ही नहीं कर रहे हो, किसी फील्ड इफेक्ट को देख ही नहीं रहे, आपके पास एज अ सोर्स कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कोई फील्ड इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास आप डिफरेंशियल वो करते रहो ना, उससे तो आपके पास कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे फील्ड ही 0 हो रहा है, जबकि पार्ट 1 में आपके पास क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ई डॉट डी एल को, सो ई डॉट डी एल 2xyz 0 to 2। मैम, जी 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 बेटा, जी जी बोलें हमजा, बोले ना बेटा। बहुत हेलो, काफी हो गया ना आज के लिए मैम, आज के लिए काफी हो गया। आपने यही बात करनी होती है। अच्छा, अब बस इसके बाद बोलोगे नहीं, चुप करके बैठो। मैंने चैप्टर मैम खत्म आज के लिए करना है। बहुत हो गया, नहीं अभी नहीं आगे नहीं, समझ नहीं बिल्कुल भी आएगी, नहीं, जहाँ तक नहीं आई नहीं। है बस। अब मुझे अगर लगता है आपने काफी। ठान ली है ना कि समझ नहीं आएगी, तो फिर तो ठानी हुई तो जाहिर बात है पूरी होती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। 5 मिनट का भी ये काम नहीं है अभी तक जो मैंने कराया है, हर चीज में अपने तरीके से अपनी कोशिश के हद तक क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपके पास स्ट्रेट पाथ ही है, लेकिन स्ट्रेट पाथ में देखें जो सब्स्टिट्यूशन आपके पास इक्वलिटीज थी, ठीक है, इक्वेशंस थी, तो वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये x इक्वल टू -2y का सेंस था, जिससे y इक्वल टू -x/2 आ रहा है। इसी तरह से 2x इक्वल टू z, जिससे x आ रहा है z/2, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अकॉर्डिंगली आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी ई डॉट डी एल की। ठीक है, ई भी वही है लेकिन डीएल आपके पास अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, इस केस के लिए सो ये पोर्शन विद दिस dx, ये पोर्शन विद दिस dy, ये पोर्शन विद दिस dz, वो आपके पास ओवरऑल नेट रिजल्टेंट है। फिर वो सब्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने ऊपर इक्वेशंस यूज की हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल वैल्यू यू विल बी लेफ्ट विद।
ठीक है, नहीं, अभी तो आपके पास है, तीनों आ रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल कंक्लूजन, अगर आप इनिशियल पॉइंट ऑफ 0,020 टू फाइनल पॉइंट ऑफ 2-1/4 देख रहे हो, तो आपके पास बाय पार्ट्स इसको वही डिवाइड रखें। इसके लिए आप सिर्फ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 का रखें, इसके लिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to -1 का रखें, और थर्ड पोर्शन के लिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 का रखें, जैसे इन्होंने ये डिवाइड करके बाय पार्ट्स रखा हुआ है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपके पास ये सम अप होके अगेन 80 माइक्रोजूल्स। तो अगर आप वो स्ट्रेट सेगमेंट से गए हैं, या स्ट्रेट सेगमेंट यूजिंग रिलेशनशिप एज आर बीइंग ऑब्जर्व टू बी होल्ड, ठीक है, तो वो आपके पास अगेन 80 माइक्रोजूल्स आ रहे हैं। और अगर थर्ड केस में आप कर्व्ड पोर्शन रखेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, तो अगेन आपके पास 80 माइक्रोजूल्स का ही इफेक्ट आ रहा है। सो एज वाज बीइंग कंक्लूडेड और समराइज्ड इन द लाइन इंटीग्रल आर्टिकल, कि आप स्ट्रेट जाओ, कर्व जाओ, जिगजैग जाओ, या सेगमेंटली जाओ, तो आपके पास ओवरऑल वर्क डन जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास है लाइन चार्ज का केस, एक मिनट में देख लेती हूँ। नहीं, इसमें कोई ऐसी उस वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन कि जिसका आप कहो कि समझ नहीं आएगी, ठीक है हमजा, कोई इस वाला वो नहीं है इसमें पोर्शन, सब स्ट्रेट अवे रिलेटेड चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, अब इस लाइन सेगमेंट के हमने पॉइंट चार्ज का केस देख लिया है। जैसे मैंने बात की थी कि पॉइंट चार्ज से नेक्स्ट आपके पास होगा एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइंट चार्ज अलोंग वन ऑफ द केसेस, दैट विल बी द केस ऑफ लाइन चार्ज, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन इज चार्ज इज assumed to be distributed uniformly along this z-axis extending from -infinity to +infinity। देखो लाइन चार्ज के केस में हम नॉर्मली assume करते हैं, ठीक है। इसके अलोंग आप एक स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लो मींस कि आप इंटायर स्फीयर के अलोंग कहीं भी अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंटायर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जब वर्क डन आप रखते हो, तो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल लेंथ आपने डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स की बेसिस पे, या नेट जिसको कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड की सेंस में, अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट रखने के लिए आप क्या रखते हो कि डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स रखते हो, सच दैट डिस्टेंस कवर्ड का सेंस आपके पास कहीं ना किसी एंटायर सर्कमफेरेंस की ओवरऑल विसिनिटी में से कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हुए आप कहीं पे भी रख सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट्स आपने एज ए डीएल, रो, डी फाई, अलोंग फाई यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, ये एंटायर स्फीयर में से कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जहाँ पे आप टेस्ट पॉइंट पे किसी भी फील्ड इफेक्ट को, किसी भी सोर्स चार्ज के इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं, वो आपके पास रैंडमली आप कहीं पे भी सेलेक्ट कर सको, ठीक है। सो ओवरऑल द सोर्स चार्ज इज इन टर्म्स ऑफ अ लाइन चार्ज इज assumed to be positively charged distribution, uniform positive charge distribution along the z-axis extended along from -infinity to +infinity, ठीक है। The line charge, electric field intensity to the line charge is in terms of this। ये हम लोगों ने पीछे डिराइव की हुई थी ना, जब आपके पास लाइन चार्ज का केस था, हमने रेडियल एक्सिस या सिलेंड्रिकल एक्सिस में जब उसको डील किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं पे भी आप वो करते हो, और अगर उसके लिए आप डेरिवेशन करते हो, जो लाइन चार्ज के केस के लिए हमने डील से की थी, दैट वाज डिराइव्ड टू बी रो अलोंग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अलोंग रो, ठीक है। ये चैप्टर आई थिंक 3A में था, वहां पे हम लोग कर चुके हैं, 3A में ही था बिल्कुल, ठीक है। सो नाउ अ पॉइंट चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज कह रहे हो, दैट इज बीइंग प्लेस्ड एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। वी मूव द चार्ज, जाहिर बात है जैसे हम लोगों ने स्टार्ट के उसमें देखा था, पॉइंट चार्ज का केस देखा था, और उसकी विसिनिटी में द सर्टेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन A एक टेस्ट चार्ज Q प्लेस किया था, एंड वो उस हमने कहा था वो मूवेबल है अंडर द इफेक्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स, वो अवे मूव कर रहा था। सो इफ दिस इज बीइंग मूव्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ बैक टू द पॉइंट P, यानी आप क्या कह सकते हो कि यहाँ P पॉइंट से, जिसको आप P कह लो, इसको P कह लो, ये डायरेक्शन मूवमेंट हो सकती है, ये हो सकती है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट्स सपोज आपने वो किया है और इसको कवर करते 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 आप दोबारा इसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे पहुंच रहे हो, तो ये इस चीज की बात कर रहे हैं। लेट DL बी द डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, दैट इज DL इज इक्वल टू 0। अब जाहिर बात है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया अलोंग द सर्कमफेरेंस, दोबारा वहीं पे पहुंचे तो नेट डिस्टेंस कवर्ड आपके पास 0 होगा। सो W is minus Q
या क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल के ऊपर जब आप सर्कल डाल लेते हो, सो दिस इक्वेट्स टू, या दिस गिव्स यू द साइन, गिव यू द सेंस ऑफ क्लोज इंटीग्रल. अब अगर ये हाँ डीएल है तो क्लोज लाइन इंटीग्रल, डीएस है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल. ठीक है. So accordingly, dl becomes 0. So overall, this entire effect becomes 0. ठीक है. जिसको ये कह रहे हैं कि अगर इस सेंस में हम इसको देखें तो आपके पास बी ए टू बी या बी से अगेन वापस आप इसको मूव कर रहे हो. सो नाउ कंसिडर अ लाइन चार्ज ऑफ q कूलम. वी नीड टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए. Against the effect, let rho be the perpendicular distance between the line charge and point A. Now मतलब रो की बात कर रहे हैं. Now consider a very small segment of distance from A to B, that is dl, d rho along rho. ठीक है. अब d rho जाहिर बात है वो स्ट्रेट वो नहीं होगा, वो आपके पास आप along the curved path के सेंस में ही आएगा. ये सेंस आपने पिछले वाले के साथ वो मिक्सअप नहीं करना. As we know that the amount of energy required to move the charge of q coulomb from point A to from point B to point A against the field effect. जैसे हम वहां पे repulsive force की बात कर रहे थे, तो अगर उसके against आप by external agent जो work done perform करते हो, that equates to minus q times B dot A E dot dl. ठीक है. Putting the values from equation A and B, मतलब ये जो आपके पास अकॉर्डिंगली ए में आपके पास ई की इक्वेशन क्या आ गई थी, रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलोंग रो, एंड डी एल आपके पास डी रो अलोंग रो. सो यू आर बीइंग लेफ्ट विद रो एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी रो. सो रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज अ कांस्टेंट आप बाहर निकालोगे. डी रो बाय रो 1 ओवर रो विद रिस्पेक्ट टू रो, ये आपके पास इंटीग्रल के अंदर रह जाते हैं, व्हिच इक्वेट्स टू कि 1 ओवर रो विद इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर रो विद रिस्पेक्ट टू रो, दैट इक्वेट्स टू नेचुरल लॉग ऑफ रो. ठीक है. सो नेचुरल लॉग ऑफ रो अब लिमिट्स अप्लाई करें तो आपके पास, और ये माइनस साइन इन्होंने हटाया हुआ है, ए टू बी की अगर वो आ रही है विद द माइनस साइन ऑफ माइनस पावर ऑफ -1, सो दैट विल get reversed. So natural log of b by a, ये a by b with the power of -1 becomes b by a. ठीक है. सो ये आपके पास वर्क डन फॉर दैट ऑफ द केस ऑफ along the sphere, कि जब आपके पास बाय एक्सटर्नल एजेंट आप कवर करते हो डिस्टेंस फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए. ठीक है. अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट, राइट. अच्छा, देन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात होती है, बाय डेफिनेशन दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. रिस्ट्रिक्शन इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point against the field effect is known to be differential difference. ठीक है. नॉर्मली हम कहते हैं ना कि जब हम वन जाउल, बाय डेफिनेशन हम कहते हैं अगर हमने 1 जाउल ऑफ वर्क परफॉर्म किया है एक कूलम चार्ज को मूव करने में, सच दैट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जहां पे आपके पास क्या कहते हैं डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर था कि क्या वहां वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मींस के जो उसमें आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था उस फील्ड इफेक्ट में उन दो पॉइंट्स के दरमियान, दैट वाज इक्वेटेड टू बी, दैट वाज डिफाइंड टू बी 1 जाउल. तो ये उसी सेंस को यूज कर रहे हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट. ये against the field effect means the work done by external agent. Against the field effect is known to be potential difference between the 2 points. ठीक है. यानी ए बी की सेंस में बात कर रहे हो या डी रो के सेंस में जो आपके पास सर्कुलर डिस्टेंस कवर हो रहा है, बट दैट शुड बी अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट, मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज टू बी एक्सपेंडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट बाय, मतलब इसी डेफिनेशन को फिट इन करते हुए, और जो पीछे हमने देख भी ली है, डिराइव की हुई है. So mathematically this amount of work done if is being performed on this amount of charge, positive charge, जो आपका डेफिनेशन ये ऊपर वाली बता रही है, so that V equates to W over Q. ठीक है. सो मींस आपके पास Q बाय Q आपके पास कैंसिल हो जाए, क्योंकि W में आपके पास ये वाला Q आ रहा है ना, माइनस टाइम्स Q इंटीग्रल ऑफ E डॉट DL. सो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर वाले डेफिनेशन वाले Q के साथ कैंसिल हो जाता है, और यू आर बीइंग लेफ्ट विद V एज E डॉट DL. मतलब जो भी दो पॉइंट्स के दरमियान आप मूव कर रहे हो, जैसे यहाँ पे B टू A का सेंस है. ठीक है. अब अगर पॉइंट चार्ज का केस है, यू हैव टू कंसिडर द पॉइंट चार्ज दैट हैज लोकेटेड एट द ओरिजिन. वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू दिस पॉइंट चार्ज एट field point. The field point is located at a
रेडियल डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम, मतलब ये आपके पास सोर्स पॉइंट है और दूसरा जो आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एट आर ए, आर विद सबस्क्रिप्ट ए इस पॉइंट पे है। और इसको जो है अकॉर्डिंगली आपने ये इनिशियल जो आपके पास है अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट का सेंस फिट इन करते हुए, इनिशियल आपके पास बी है, अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट इसको टुवर्ड्स ए लेके आते हो, जबकि नेचुरल टेंडेंसी अलोंग दिस ए आर है, ठीक है, डी आर अलोंग ए आर। तो वो आपके पास अकॉर्डिंगली पॉइंट चार्ज के केस में अगर देखें, ये भी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में डील किया हुआ है, पीछे जो था वो हमारे पास लाइन चार्ज का केस था, ये पॉइंट चार्ज का केस है कि इंटेंसिटी इक्वेट्स टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अलोंग ए आर, जिसमें हम लोग ए आर को बाय इट्स करस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर मॉड और नीचे वाला आपके पास आर क्यूब हो जाता था, ये वही सेंस है, ठीक है। Now consider another point B in the field of, ये जिस मैंने अभी जनरली बता दिया है, far away point B सेलेक्ट किया गया है, within the field effect point A सेलेक्ट किया गया है, and we have to move this point charge from B towards A. The amount of energy expended by the external agent will be equal to the voltage difference या voltage या potential difference between point A and B. Let VAB is minus B to A, ठीक है, ये बी टू ए का सेंस है। अगर आपके पास ए टू बी का सेंस है तो अकॉर्डिंगली ये सबस्क्रिप्ट रिवर्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास लिमिट्स ए टू बी आ जाएंगी। सो आपके पास वही जो पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन को फिट इन करते हुए डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का क्यू कैंसिल करते हुए वी आर बीइंग लेफ्ट विद v इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम b टू a ऑफ e डॉट dl। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे भी वो की है, अप्लाई की है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। सो माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ b टू a e डॉट dl, ठीक है। अब जाहिर बात है dl इस सेंस में आपके पास dl अलोंग r है और e जो है वो q और 4 पाई r स्क्वायर अलोंग a r, तो वो सेंस फिट इन करते हुए आपके पास q और 4 पाई r स्क्वायर dr। अब q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑल ऑफ दिस इज वर्किंग एज अ कांस्टेंट फैक्टर, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल से एंड यू आर बीइंग लेफ्ट विद द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ dr ओवर r स्क्वायर, ठीक है। सो r पावर -2 पे अकॉर्डिंगली इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएं। सो यू हैव डिराइव्ड दैट 1 ओवर q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r a माइनस 1 ओवर r b। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं सो यू आर हैविंग b a माइनस, अगर इस ओवरऑल कांस्टेंट फैक्टर को इस 1 ओवर आर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू आर वर्किंग विद द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी इज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो ओवरऑल पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी इज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ठीक है। ये अब वही वाला केस है जैसे मैंने पीछे आप लोगों को कहा था, द मैक्सिमम केस व्हेन यू आर इंटेंडेड टू मूव अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटिवली लोकेटेड value, infinitively located distance vector to towards a point within the field effect। तो ये absolute potential का केस है कि जहाँ पे जी Excuse me, ma'am. जी जी ये जो चार्ज हम मूव कर रहे हैं ये A to B कर रहे हैं या B to A में? B to A against the field effect, ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंगली आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का जो केस है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये तो आपके पास फाइनाइट पोटेंशियल के केसेस थे ना, व्हेन द पोटेंशियल एट वन पॉइंट and minus the potential at the second point we were dealing with। लेकिन अगर आपके पास आप infinitive located point से किसी finite point पे चार्ज को मूव करा रहे हो अगेंस्ट द फील्ड इफेक्ट जिसको कह रहे हैं, ठीक है, तो जब वो केस आपके पास आ जाता है, सो दिस B इज एट इंफिनिटी एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट दैट पॉइंट एंड यू हैव टू मूव दैट पॉइंट फ्रॉम infinitively located point B towards the finite point A। we use the above equation as Q, और ये तो हम लोगों ने वैसे भी वो कर लिया ना, मतलब यहाँ पे आपके पास VAB जो था, अब B तो आपके पास इन्फिनिटिव है तो VA आपके पास ओनली रह जाएगा, ठीक है, AB के बजाय। सो यू आर हैविंग दिस वैल्यू 1 ओवर RA इज राइट नाउ इन्फिनिटिव वैल्यू, सो द ओवरऑल VA या इफेक्ट को ओवरऑल इफेक्ट जो है वो करस्पॉन्ड करेगा। जो आपके पास इन्फिनिटिव पॉइंट पे जाहिर बात है वो कंक्लूडेबल नहीं है ना, वो कंक्लूडेबल इस सेंस में नहीं है कि आर बी जो है वो 1 ओवर इन्फिनिटी एंड दैट इक्वेट्स टू अ वैल्यू ऑफ 0, मतलब अनकंक्लूडेबल वो आ जाता है सेंस आपके पास।
तो द ओनली पॉइंट जो कंक्लूडेबल है, ये जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, वो फाइनाइट पॉइंट है. सो ओवरऑल आपके पास बिहेवियर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ VA वो ही आपके पास नेट इफेक्ट के तौर पर रह जाएगा. ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था? जी पूछें. जी बेटा. अच्छा अच्छा, अब डाटा में आपको एक ई या इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है 6y over x square along x, 6 over x along y and 5 along z, this much volts per meter is the intensity value. You have to calculate potential from P to Q. P is this one with the coordinate values of -7, 2, 1 and Q is 4, 1 and 2. ठीक है. Then Vp equal to 0 if V is equal to 0 at Q. यानी ये जिसको आप कह सकते हो, ये एब्सोल्यूट का केस नहीं है, लेकिन विद इन द फील्ड इफेक्ट भी बाज पॉइंट्स हो सकते हैं ना, कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, बाज स्पेशल पॉइंट्स होते हैं कि जो इन्फिनिटिव लोकेशन की वजह से नहीं. अब जैसे एब्सोल्यूट का केस है, वो तो आपके पास इन्फिनिटिव लोकेशन या फॉर अवे पॉइंट आपके पास इन्फिनिटिव लोकेटेड है, इन्फिनिटिवली लोकेटेड है. दैट्स व्हाई उसका आरबी जो है वो 0 के तौर पर वर इन्फिनिटी कंक्लूडिंग टू 0 के आ रहा है. विद इन द फील्ड इफेक्ट भी पास स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपके पास फील्ड इफेक्ट 0 हो सकता है. द रीजन इज नॉट ड्यू टू द infinitive distance, it may be due to many other reasons. ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी दो ऐसे फील्ड पॉइंट्स वहां पे सम अप कर रहे हैं जिनका इफेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो वो कैंसलेशन कर देते हैं. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट बी है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन्फिनिटिव लोकेशन की वजह से नहीं, लेकिन कैंसलेशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की वजह से या कोई और फिनोमेना की वजह से यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट ऑफ V जो है वो 0 बन रहा है. देन Vp जो है वो फाइंड आउट करना है इफ V इज इक्वल टू 0. अब ये देखें, ये फाइनाइट लोकेटेड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास V जो है एज अ 0 फंक्शन कर रहा है. ठीक है, तो अब अगेन वही ज्योमेट्रिकल स्केच को समझना है. ज्योमेट्रिकल स्केच के लिए स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास है -7, 2 and 1, एंडिंग पॉइंट है 4, 1 and 2. तो अगर इस स्केच को देखें, दिस इज -7. ठीक है, क्योंकि पहले सबसे पहले वही वाली बात है, अगेन इस चीज को क्लियर करना चाहूंगी कि x इज पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन. अगर इस सेंस में जाती हूं तो दिस गिव्स यू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x या -x. ये राइट साइड आपके पास पॉजिटिव सेंस ऑफ y है, अगर लेफ्ट साइड जाऊंगी तो नेगेटिव सेंस ऑफ y आएगा. अपर डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव सेंस ऑफ z है, लोअर आऊंगी तो नेगेटिव एक्सिस ऑफ z या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z की इंटरप्रिटेशन मिलेगी मुझे. Point P या starting point is this P with the coordinate values as being specified in the given data -7, 2 and 1 है. Ending points should be 4, 1 and 2 at the point Q. ठीक है, तो अगर मैं P को लोकेट करती हूँ, सो दिस इज गिविंग यू द इनसाइट ऑफ -7, 2 and 1. -7 मींस अब ये एग्जैक्टली -7 आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ के बजाय आप इसको अगर एग्जैक्ट स्केल के साथ करना चाहते हो, इस x पॉजिटिव x और अकॉर्डिंगली नेगेटिव x को इक्वल लोकेट करो. लेकिन ये एक रफ स्केच है ना, मतलब ये एग्जैक्ट स्केच तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा रफ स्केच है कि वहां से आपको आइडिया मिल रहा है कि ओवरऑल आपके पास सेंस है क्या. ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास P है और P आपके पास ये है -7, 2, 1, दिस इज समहाउ -7, 2 steps with respect to y, -7 step with respect to x, 2 steps with respect to y and only 1 step along z. So ये आपके पास सेंस दे रहा है -2, 1 and 7 का. लेकिन अगर इस एरो डायरेक्शन को आप देखते हैं ना, तो एरो डायरेक्शन में आपके पास डायरेक्शन ऑफ कवरेज का, डायरेक्शन ऑफ कवरेज क्यों वही है कि वही नेचुरली तो आपको कहा जा रहा है कि A to B जाए, लेकिन जाहिर बात है जब आप एक्सटर्नल एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एक्सपेंशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, वर्क डन के लिए और वर्क डन को रिलेट करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे हमने डिफाइन किया था, क्योंकि वर्क डन वाज -q times E dot dl and based on that definition V was derived to be -q times E dot dl integral divided by q. ठीक है, या W by Q का डेफिनेशन जो ऊपर हम अभी देख चुके हैं. तो इस सेंस में इन्होंने फिर Q to P का सेंस रखा हुआ है. ठीक है ना, लेकिन दिस मींस कि अगर आप इस इनिशियल से फाइनल पे जाते हो तो पोटेंशियल के सेंस में भी और वर्क डन के सेंस में भी, जैसे हमारे पास नेचुरल फिनोमेना क्या था, हम पॉइंट A से B में जा रहे थे, जैसे अभी नुमान ने भी बात की है, लेकिन अगर वर्क डन
या एनर्जी एक्सपेंडेड बाय एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट, या बेस्ड ऑन दैट एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या बेस्ड ऑन दैट वर्क पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है, ए टू बी. नेचुरल इज ए टू बी, बट बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट दिस नेचुरल by the expansion of external agency that has to be from B to A. तो ये वही सेंस यहाँ पे भी कवर किया जा रहा है. Initial या basic phenomena was या interpretation was to be from P to Q, but to be done by external agency that has to be from Q towards P. ठीक है, ठीक है, ये सेंस क्लियर हो गया ना. तो उस सेंस में जो है अकॉर्डिंगली 4, 1 and 2, 4 and 1 and 2 को अगर देखें वही बाय पार्ट्स जा रही हूँ. अच्छा, पहले उसमें आप 4 से -7 में चेंज अलोंग x को ओनली देख रहे हो, अलोंग C1. नो चेंज अलोंग y, 1 1 ईच. नो चेंज अलोंग z, 2 2 ईच. दिख रहा है ना, अलोंग C1 की बात कर रही हूँ. द ओनली चेंज इज द चेंज अलोंग x फ्रॉम 4 to -7. ठीक है, C1 की बात कर रही हूँ. अब अगर C2 की बात कर रही हूँ, so no change along x, -7 here, -7 here. The only change should be along y, 1 to 2. Only one step in this along to C2. No change along z, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है. ठीक है, moving from 4 1 to 2, 4 1 2 to -1 -7 1 2, 1 2 1 2, यानी y and z एक्सिस सेम है. चेंज अलोंग x आ रहा है अलोंग C1. जब C2 की बात हो रही है तो आपके पास चेंज अलोंग y आना चाहिए, x और z सेम रहने चाहिए. तो x जो है -7 से -7 ही है, z जो है 2 से 2 ही है, y जो है एज dy इस सेगमेंट में C2 में 1 to 2 का चेंज दे रहा है. इसी तरह से C3 में change, no change along x -7 each, no change along y 2 each, but the change along z is from 2 to 1. ठीक है, डिक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है. ठीक है, तो C1 के along change along x आ रहा है, C2 के along change along y, C3 के along change along z. क्लियर? यही चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है. ठीक है, तो y is fixed. जी जी, पेपर में से एक पार्ट आएगा या सारा क्वेश्चन? नहीं बेटा, ये तो बाय पार्ट्स नहीं हो सकता. अब आपका फाइनल तो मैं बता रही हूँ ना, होपफुली वो तो आपका ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से होगा. उसमें तो आपके पास मिड की भी जो चीजें आपने शॉर्टकट में की हुई है ना, वो भी दोबारा से डिटेल में करेंगे. ठीक है मैम, सही. ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे भी आपको कहा था ना कि अपनी प्रिपरेशन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखें. तो अब देखें, चेंज में y में भी चेंज नहीं था, z में भी चेंज नहीं था. या y वाज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 1, z वाज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 2. तो जारी बात है, नो dy नो dz, मतलब चेंज dy या dz हम जिसको कहते हैं y2 - y1 भी हो सकता है, डेल y2 डेल y1. इसी तरह z के along भी the only changes along x. ठीक है, so dl is dx along x. तो वही डॉट मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे e डॉट dl का, तो आपके पास e डॉट dl से -6 और x स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, और जो लिमिट्स हैं, तो चेंजेस हैं वो 4 to -7 की है, तो वो अप्लाई करेंगे. सो v1 आपके पास ये आ जाता है, C2 के along v2 आ जाएगा. ठीक है, वो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है. C3 के अलोंग V3 आ जाएगा, वो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है. ओवरऑल फ्रॉम P to Q आपके पास क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द 3 वैल्यूज जो सेगमेंटली आपने वर्क डन के लिए, बेस्ड ऑन दैट वर्क डन डिफरेंशियल के लिए किया है, या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किया है, या पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किया है, तो वो सम अप होके आपके पास नेट वैल्यू ऑफ 8.24 देता है. एज बीइंग गिवन, पार्ट 2 की जो बात हो रही थी, VQ इज 0, सो VPQ हम लोगों ने पीछे देखा था ना AB के सेंस में, VA minus VB. If VQ is 0, so the only role is that of VP, and that has already been derived as VPQ equal to 8.20. VPQ is the same as VP, and it equates to a value of 8.20. Again, in RCS आपके पास क्या है, for the simplicity purpose we divide the path between in 3 different paths. ये वही वाला काम कर रहे हैं, लेकिन वही differentially such that इस सेगमेंट में अगर देखें ओवरऑल ये Q to P ही, नेचुरल आपके पास P to Q है, तो अगेंस्ट द नेचुरल या बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम Q to P है. सो 2 - 1 0 से आप
-701, -701 से -72 -1, -72 -1 से -72 +1। ये आपके पास सेगमेंटली आप वन चेंज एट अ टाइम अलोंग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स रखते हैं और 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में। इस पोर्शन को देखते हैं तो चेंज अलोंग ओनली x आपको दिखता है, मतलब चेंज है 2 से -7 तक, विच इज ओनली अलोंग x। नो चेंज अलोंग y, 0 0 बोथ। नो चेंज अलोंग z, -1 बोथ। ठीक है, इसी तरह से C2 को अलोंग देखते हैं तो नो चेंज अलोंग x, -7 ईच। 0 to 2 change along y is being involved. No change along z, -1 each. ये भी आपको दिख रहा है along C2। C3 में अगर देखते हैं no change along x, -7 each. No change along y, 2 each. But the change along z is from -1 to +1. -1 से 0 and then 0 से +1, 2 steps का आपके पास change along z axis दिख रहा है। तो इसको भी सेगमेंटली इन्होंने डिवाइड किया, जैसे ऊपर वाले को सॉल्व किया है तो इसको अगेन बाय पार्ट्स करते हुए या बाय सेगमेंट्स करते हुए। अगेन फिर इन्होंने कहा था ना कि VQ is now at this point VQ is again interpreted to be 0, so वो assumption लेते हुए फिर अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, सो ये आपके पास ओवरऑल चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। कोई जिसको कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट हो। हमजा तो मेरे ख्याल से चले